हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड अभी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है? किसी एलिमेंट पे, किसी एटम पे जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंस कहते हैं। जैसे Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Cl माइनस, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1 2 3 1। ठीक है, तो जो चार्ज होता है किसी एटम पर उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंस कहते हैं। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात होती है कि जब हम ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं तो हमें ये होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? वो इनर्ट हो जाता है। वो एटम क्या होता है? वो एलिमेंट या वो मॉलिक्यूल क्या होता है? इनर्ट हो जाता है और वो फर्दर क्रिया नहीं करता और वो एक स्टेबल होता है। इसके हमने वो भी पढ़े थे, क्या पढ़ा था? इसके हमने जो डेविएट करते थे, जो खुद को ऑक्टेट रूल से डेविएट करते थे, जैसे किसी में ऑक्टेट रूल से 8 इलेक्ट्रॉन से कम थे, जैसे BF3 हुआ, AlCl3 हुआ, ये लोग क्या थे? इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, फिर भी ये स्टेबल थे। कुछ के पास ज़्यादा थे, जैसे H2SO4 थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑड इलेक्ट्रॉन भी पढ़े थे। तो इस तरीके से हमने ऑक्टेट रूल को समझा, कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग। देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? 18th ग्रुप का एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यहाँ पर देखें तो 17 वाले मिलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन। इधर की तरफ अगर देखें तो कौन मिलता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीट। देखो, ये 1 है। ठीक है, देखो, अगर हमने कुछ पिछले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने कहा था कि जो ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कहाँ पहुँचना चाहते हैं? इनर्ट होना चाहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या होना चाहता है? इनर्ट होना चाहता है। और उसको बीच में कौन डिवाइड करता है? उसको बीच में नोबल गैसेस क्या करती है? नोबल मेटल्स इसको क्या करती है? नोबल गैसेस को डिवाइड करती है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को अगर हम पास लाते हैं तो NaCl हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ ऐसा होता होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता होगा और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो उसी को क्या कर लेता होगा? एक्सेप्ट करता होगा और इस तरीके से NaCl हमारा बन जाता होगा, NaCl कंपाउंड फॉर्म हो जाता होगा। जैसे इन्होंने ये कहा कि सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है और Na+ बनाता है। उसी तरीके से क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? Cl- बनाता है। और ये दोनों क्या होते हैं? पास आते हैं और पास आने के बाद क्या बनाते हैं? Na+ और Cl-। देखो, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनता है, ये बस एक अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब फोर्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब फोर्स कहते हैं, या इसको हम, ठीक है, तो ये कूलाम्ब फोर्स से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, दूसरे से कूलाम्ब फोर्स, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी को हम लोग कहते हैं। देखो, NaCl एक दूसरे से कूलाम्बिक फोर्स से जुड़े होते हैं और अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, हमारी NCERT में ब्लैक कलर से अच्छे से लिखा गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सोडियम एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जो फुलफिल हो जाए तो एक अच्छा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हमें मिले? तो यहाँ पर अगर देखें तो Na एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है।
तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि व्हिच ऑफ द क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो वहाँ एक ऑप्शन रख दिया जाएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मीडियम आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके से रख दिया जाएगा। तो कैटायन के लिए लो आयनाइजेशन होना जरूरी है। तो और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, इसके लिए क्या होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में, क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई कैटायन बन रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतना अच्छा हमारा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात है कि क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cl- बनाता है, मतलब हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि क्लोरीन जो एनायन बन रहा है उसके लिए ये शर्त है कि आपके पास हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी गैसियस सिंगल गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा उतनी नेगेटिव उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं नेगेटिव साइन का, बस नेगेटिव पॉजिटिव साइन ये बताता है हमें कि जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है वो बाहर निकल रही है कि अंदर मतलब एक्सेप्ट की जा रही है। अगर वो रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस होगी, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा माइनस वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर NCERT बुक में कुछ डाटा दिए गए हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि जब Na+ बनता है, Na+ बनना है तो हमें 495.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब ये क्या है, ये है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब है जब हम सोडियम से एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरी बात कह रहे हैं कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है, -348.7 किलोजूल पर मोल। ये इसकी क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जिसको समझ में ना आ रहा हो आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें थर्मोडायनेमिक्स से, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Na+Cl दैट इज Na+ और ये Cl-। तो हमें इतनी एनर्जी का लॉस होना चाहिए था, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है ना वैल्यू, मतलब इतनी एनर्जी हमें ज़्यादा खर्चा करनी पड़नी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि जब NaCl का लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनता है तो हमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्यों? अगर नॉर्मली हम थ्योरेटिकल डाटा पे विश्वास करें तो NaCl के बनने में हमें +147.1 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही ना? लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब NaCl का लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो वहां इतनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जैसे कि ब्लास्ट की तरीके से होता है, बहुत तेज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि ये एनर्जी जो थ्योरेटिकल है वो तो ठीक है, लेकिन जब Na+ के और Cl- के एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को अगर हम समझें तो कूलम्ब्स का एक फार्मूला है
E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R। ये आपको 12th की फिजिक्स में पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बस हम इस फार्मूले को याद नहीं करना है, बस इस फार्मूले से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ डिस्टेंस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस इसकी क्या होगी, कम होगी, तो एनर्जी इसकी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे सोडियम और क्लोराइड क्या आएंगे, पास पास आएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर 1 प्लस, एक चार्ज +1 है और दूसरा +1 है, तब भी ये दोनों पास आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे ये पता होता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब अगर Mg2+ और 2Cl- ले लें, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू MgCl2 से NaCl की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोबैलेंसी है वो +2 है, 2 2 4 और 1 1 2, 1 1 1 होता है, 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होगा, लेकिन 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, आयनिक बॉन्ड इसका ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू NaCl। तो इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज क्यों होती है, क्योंकि एक दूसरे के वो क्या आते हैं, पास आते हैं। Na+ और Cl- दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं, जिससे ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है।